तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में 25 तक पहुंच गए थे और ये अब दूसरा पार्ट है। तो अब यहाँ से 26 से आगे चल करते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। ओके, हमें पूछा है ये क्या है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सेक्शन भी एनवायरनमेंट का ही है। इससे पहले का क्वेश्चन जो है वो लायन के बारे में था। ठीक है, तो हम लायन तक है, इसका मतलब हम एनवायरनमेंट में है। इस टाइप के क्वेश्चन में इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ये जो टर्म है आपको पता ही नहीं होता। जैसे अब जब मैंने एग्ज़ाम में देखा, मुझे नहीं पता था ये क्या है, शायद किसी को भी नहीं पता है। तो हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा किस सेक्शन में हम लोग हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है। दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेशनल अलायंस एंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये हो गया फार्मिंग के बारे में क्वेश्चन आंसर। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखो क्या है 100 मिलियन फार्मर्स, आपको लगता है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा? ब्लॉकचेन दैट लेट्स बायर्स सेलर्स थर्ड पार्टी टेक, फर्टिलाइजर के बारे में फिर से एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या आपने कभी सुना है 100 मिलियन फार्मर्स.com ऐसा कुछ हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ एनकरेजिंग फार्मर्स टू फॉर्म FPOs। ठीक है, FPOs ये भी किस बारे में चल रहा है भाई? ये भी चल रहा है एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, फार्मिंग के बारे में, पर हम लोग है ही नहीं उस सेक्शन में। पिछला क्वेश्चन तो लायन का था। तो अगर ऐसा कंसिडर करेंगे तो इन सब में से सबसे ज़्यादा आपको लगेगा कि ये सही हो सकता है। ठीक है, 26 का इसलिए हम लिखेंगे। अगर गेस करना है तो नेट ज़ीरो के बारे में हम लिखते। बाकी इसके अलावा कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं था यहाँ पे। अगर इन तीनों को हटा देते तो वो लिखना था और वही सही आंसर शायद अल्टीमेटली आ जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 देखते हैं अब क्या है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स ऑफ रूफटॉप सोलर। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है? जो अलग अलग है। ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल अलग से अपने साथ है, और वो जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। ग्रिड से कनेक्ट होता है तो सेंट्रलाइज्ड बोलते। जैसे थर्मल पावर प्लांट है वो सेंट्रलाइज्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड है? बैटरी स्टोरेज बिल्कुल होता है, जनरेटर हमको पता है। बायोमास जनरेटर बिल्कुल होता है, एक बड़े घर के लिए एक बायोमास का प्लांट होगा बायोगैस का, वो हो सकता है। फ्यूल सेल्स बिल्कुल एक कार में होती है अलग थलग। रूफटॉप सोलर तो है ही, जहाँ पे रिमोट एरियाज है वहाँ पे हम लोग लगाते ही है ये। तो इन चारों को भी हम बोलेंगे ये है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी। तो इसमें हम सीधा ऑल 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 में से 2 आता है, ऐसा कुछ लॉजिक का ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके सीधा आंसर पे पहुँच सकते थे यहाँ पे। ओके, अब इसमें से एक और बता दूं कि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। तो आपके लिए PYQ एनालिसिस से आपने को क्या पता चला? अगर आप करंट का पढ़ रहे हो तो आपको एनर्जी सोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज के बारे में यूपीएससी बहुत बार पूछती रहती है। तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन वो क्या है, या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी बहुत बहुत न्यूज़ में है, वो क्या था। फिर न्यूक्लियर एनर्जी का भी देख लो। अभी करंट में क्या था कि हमने क्रिटिकलिटी सेकंड फेज ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम वो हमने अचीव कर लिया है। तो ऐसी चीज़ें जो एनर्जी के बारे में है, कुछ नया सोर्स, कुछ नया टर्म वगैरह, तो वो आपको देखना है। 28 देखते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विथ एन इंसेक्ट दैट हैज़ को इवॉल्व विथ इट एंड दैट इज ओनली इंसेक्ट दैट कैन फिग महुआ। ओके, तो इसका आंसर था फिग। इसका आंसर फिग इसलिए था क्योंकि NCERT में सीधा दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा था उसको ये बिल्कुल पता था, क्योंकि बहुत बड़ी डायग्राम, एक फिग का फ्रूट होता है, इसके अंदर वॉस्प नाम का कीड़ा रहता है। ठीक है, इस कीड़े को क्या मिलता है? फ्रूट की तरफ से फूड मिल रहा है। और प्लांट का क्या फ़ायदा है? क्योंकि वॉस्प इसके साथ है एसोसिएटेड, तो पॉलिनेशन होगा। ठीक है, इसके बॉडी को लग के पॉलिनेशन होगा। तो ये एक सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल है, इसलिए इसका आंसर फिग था। इसका कोई लॉजिक नहीं था। वैसे आपको फेंकना था तो आपको अब कुछ भी 4 में से एक ही लिखना था, पर जिसको पता था उसको पता था। 29, कंसिडर द फॉलोइंग बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज। देखो, वैसे ही जैसे पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पॉइजनस स्पीसीज कितने इनमें से है या नहीं है कोई नहीं बता सकता। एग्जामिनर खुद भी वेरीफाई नहीं कर सकता कि बटरफ्लाइज के एक स्पेसीज में है या नहीं। इस वजह से ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको बिना सोचे समझे ऑल 3 मार्क कर देना है। ठीक है, वहाँ पे आप एग्जाम के टाइम में ज़्यादा सोच नहीं सकते थे। इसका आंसर ऑल 3 लिखना था, ऑल 3 ही आंसर है। इसका रीज़न क्या है आप फर्स्ट वीडियो में देखिए, इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, 30, कंसिडर द फॉलोइंग कैश्यू, पपाया, रेड सैंडल्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब ये बहुत मस्त है। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था क्रॉप्स पे। ठीक है, बहुत सारे क्रॉप्स है, जैसे कैश्यू है, पपाया है, फिर टोमेटो है, ठीक है, पोटैटो है, रेड चिलीज़ है, टोबैको है।
ये सारे जो क्रॉप्स है जो अब इंडिया में काफ़ी वाइड स्प्रेड है, ये सारे यूरोपियंस ने लाए हैं, ठीक है, कॉलोनियल पावर्स ने इसको लाया है। ये इसमें से कोई भी क्रॉप इंडिया में नहीं मिलता था पहले, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा उधर का नॉलेज यूज़ करके आप कर सकते थे। तो ये दो ऑप्शन तो है नहीं नेटिव टू इंडिया, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री से हमको पता है। अब रेड सैंडल्स जो है इट इज़ एंडेमिक, ऐसा हमेशा बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत रेयर है, सिर्फ साउथ इंडिया में मिलता है, इसलिए फिर इसका रेयर है तो इसका स्मगलिंग होता है, ठीक है। आपने वो मूवी देखा होगा पुष्पा, ठीक है, मैंने तो नहीं देखा पर वो इसी पे था, इसी टॉपिक पे, ओके। तो इसका इस वजह से इसका आंसर जो है वो ओनली 1 आएगा, ठीक है। थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, इसका आंसर इसलिए 1 आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप thermoelectric generators, consider the following statements. Okay, RTGs are minimum fission reactors. RTGs are used for powering the onboard system for spacecraft. RTGs can use plutonium-238. देखिए, अब यहाँ पे बोला है थर्मोइलेक्ट्रिक। थर्मोइलेक्ट्रिक यहाँ पे बोल ही दिया, इसका मतलब क्या है कि थर्मल एनर्जी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अगर मैं बोलता कि इलेक्ट्रोकेमिकल, तो उसमें क्या होता, इलेक्ट्रोकेमिकल अगर मैं बोलता तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर है नहीं। अगर कोई न्यूक्लियर होता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर। यहाँ पे ये फिशन बोला है, तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो सीधा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, आरटीजीज आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स, दे आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। क्या ये हो सकता है क्या, फिशन रिएक्टर मिनिएचर भी हो? ये कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई, और इसका कितना ज़्यादा वेट होगा ये भी देखो आप। इतना ज़्यादा वेट लेके क्या ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में उड़ सकता है, छोटा छोटा सैटेलाइट? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो गलत है, इट इज़ नॉट अ रिएक्टर, क्योंकि थर्मो इलेक्ट्रिक बोल दिया है, ये न्यूक्लियर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर काट दोगे तुम तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैन यूज़ बोला है तो ये स्टेटमेंट भी सही हो ही सकता है। प्लूटोनियम इज़ अ रेडियो आइसोटोप, हमको पता है प्लूटोनियम में से रेडियो एक्टिविटी निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ सकता था। फिर से ये उस टाइप का क्वेश्चन था जहाँ पे यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट दिया और आपको बोला बस एक रॉन्ग है, तुम इसमें से एक बार सेलेक्ट करो कौन सा रॉन्ग है, सीधा आंसर तक पहुँचोगे। ये उसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन फिर से इंडिया ने न्यूक्लियर 3 स्टेज न्यूक्लियर इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसमें से सेकंड स्टेज हमने अभी ये कर लिया अचीव। तो आप थोड़ा इस पे फोकस करो कि ये क्या है करके, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। अच्छा ठीक है। दूसरा, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब मुझे कुछ नहीं पता जायंट स्टार ड्वार्फ स्टार इसके बारे में, फिर भी मैं क्या लॉजिकली क्या सोच सकता हूँ, अगर ये स्टेटमेंट सही है, इनका ग्रेटर रेट होगा न्यूक्लियर रिएक्शन का, तो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये लिव मच लॉन्गर कैसे करेंगे अगर इनका ग्रेटर रेट है? तो ये दोनों स्टेटमेंट साथ में तो करेक्ट नहीं हो सकते। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 नहीं हो सकता भाई, ये दोनों तो अलग अलग बात कर रहे हैं। ज़्यादा रेट है तो ये लिव मच शॉर्टर होना चाहिए, अगर शॉर्टर लॉन्गर रह रहे तो ये रेट कम होना था, ठीक है। तो ये कट गया। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता, दोनों करेक्ट ही नहीं हो सकते। अब आप फिर से आ गए 50-50 में, ठीक है। या तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा या तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगा, ठीक है, और वाइस वर्सा। अब 50-50 में आपको सोचना है कि आपको क्या लिखना है, ओके। क्या आप ये विश्वास करते हैं जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर, या फिर आप ये विश्वास करते हैं कि ग्रेटर रेट होता है? अब इसमें से तो देखो थोड़ा सा आपको सोचना ही था 50-50 में। जिनको पता है उनको पता था, नहीं पता उनको नहीं पता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि दे डू नॉट लिव मच लॉन्गर, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसका आंसर आना था डी। अब इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में 2009 में एक PYQ आया था जो था चंद्रशेखर लिमिट पे, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट पे। फिर आई थिंक 2023 में सीफीड वेरिएबल्स और पल्सार्स, इन पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये सारे जो PYQ है ये आपको बता दे कि यूपीएससी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक्स, ठीक है। जायंट स्टार्स ड्वार्फ स्टार्स ये क्या होता है उसके बारे में। तो अगर आप इनका अच्छे से एनालिसिस करते, ठीक है, 2022 तो काफ़ी रिसेंट है, आपको अच्छे से करना है, तो आप इस क्वेश्चन को सही से पता कर सकते थे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। अब देखो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बहुत शॉर्ट में थ्योरी बताता हूँ, क्योंकि शायद ये इस साल भी आ जाए, हमको नहीं पता, और PYQ भी है। तो देखो, अगर कोई बड़ा स्टार होता है, ठीक है, एक बड़ा स्टार होता है, तो उसमें 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है। एक फोर्स है जो है हाइड्रोजन, उसका जो फ्यूल है उसको वो हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, एटॉमिक बॉम्ब चल रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फ्यूजन,
फ्यूजन प्रोसेस। तो ये उसके सारे सरफेस को बाहर ढकेलता है, ठीक है। ये जो एनर्जी निकलती है हाइड्रोजन में से हीलियम कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, वो जो फ्यूजन एनर्जी है ये बाहर ढकेलती है। दूसरी एनर्जी क्या होती है, क्योंकि स्टार का मास बहुत ज़्यादा होता है, दे आर वेरी वेरी हेवी स्टार्स, तो फिर ग्रेविटी उनको अंदर खींच रही है, ठीक है। ग्रेविटी उनको क्या कर रही है, अंदर खींच रही है। ये दोनों फोर्सेस एक स्टार के लाइफ में है जब तक उसके पास हाइड्रोजन है तब तक। जब तक ये हाइड्रोजन है तब तक क्या होगा, ये फ्यूजन प्रोसेस की वजह से ग्रेविटी और ये एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन एक टाइम आएगा जब इस स्टार का हाइड्रोजन पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम में, ठीक है। जब ये टाइम आएगा उस टाइम पे स्टार जो है वो मरना चालू होगा, ठीक है, उसका डेथ चालू हो जाएगा। जब उसका डेथ चालू होगा तो स्टार के दो ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। या तो ये स्टार ब्लैक होल बन जाएगा या फिर न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, ठीक है, जिसको हमने पल्सार बोला है। अगर ये घूमता है तो इसको पल्सार ही बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये बन जाएगा व्हाइट डॉर्फ। क्या होगा, व्हाइट डॉर्फ बनेगा, ठीक है। जब स्टार मरेगा तो या तो वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर वो व्हाइट डॉर्फ बनेगा। अब ये कौन डिसाइड करता है कि ये बनेगा ये बनेगा, ये डिसाइड करता है इसका मास। क्या डिसाइड करता है, इसका मास। अगर इसका मास एक मरने वाले स्टार का सोलर मास, मतलब हमारे सन का जो मास है, ठीक है, उससे 1.4 टाइम्स है, ठीक है, सोलर मास से 1.4 टाइम्स एक्स, तो वो ब्लैक होल बनता है। अगर ये 1.4 टाइम्स से नीचे है तो वो व्हाइट डॉर्फ बनता है। ये काफ़ी स्टेबल स्टार होता है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। डॉर्फ स्टार बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये इसका थ्योरी है। अब ये जो 1.4 टाइम्स है इसको बोलते हैं एक लिमिट जो कि नाम है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। एक इंडियन फिजिसिस्ट, इन्होंने इसका ये किया, चंद्रशेखर लिमिट इसको बोलते हैं, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ओके। तो ये सारा इसके पीछे है। यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा है, थोड़ा सा आप इस पर पढ़ लो, वरना मैंने तो काफ़ी क्लियर कर ही दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने अभी मुझे ध्यान से सुना होगा तो यू कैन आंसर दिस। चंद्रशेखर लिमिट किसके बारे में आप बता ही सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, ओके। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब देखिए यहाँ पे मुझे ये आंसर नहीं पता, ठीक है, इसका आंसर मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मुझे क्या पता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है, ये SO2 के साथ एक बहुत टॉक्सिक पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा क्या पूछा है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, हमने पढ़ा है CO2, मीथेन, उसके साथ क्या है, ये नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये अगर ग्रीन हाउस गैस है और इतना ग्लोबल वार्मिंग हुआ है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। 8 बिलियन लोग हैं, ठीक है, बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा होता, ये स्टेटमेंट अगर सही होता तो क्या हम क्या बोलते कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए डायरेक्टली क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं है, कभी नहीं पढ़ा आपने, एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके नॉलेज से आपको पता चला, बिल्कुल लॉजिक से, हमें कुछ नहीं पता आंसर क्या है। अब इसके बाद फिर ये क्वेश्चन बन जाता है 50-50, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बनता है 50-50। तो इसमें आप देखो कि क्या आंसर लिख सकते हो, ये कम्प्लीटली आप पे ही है कि क्या लिखना है। मैं ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली ए ही मार्क करता हूँ, ठीक है। बहुत बार ए और डी में मुझे लगता है कि एग्जामिनर शायद सबसे ऊपर ही वो ऑप्शन देगा जो करेक्ट होगा, इसलिए मैं ए लिखता। इसका सही आंसर भी यही था, लेकिन बहुत लोग अगर N2O5 भी लिख देते, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो ठीक ही था, मतलब ये 50-50 था, बहुत ईजी नहीं था। लेकिन जिन्होंने ये 2 लिखा है ना, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या वो अच्छे से ट्रिक लगा पा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते 34, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या दिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। हाउ मेनी ऑफ द एक्टिविटीज कैन रडार्स बी यूज? देखो इसमें रडार क्या करता है, एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, या ऐसे वेव्स आगे सेंड करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट को वेव हिट करती है, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आपके पास ही आती है, यहीं पे ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर इस रिफ्लेक्टेड वेव्स को कैच करता है और फिर आपको स्क्रीन में दिखाता है ऐसा 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 करके कि देखो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। ये रडार का काम है, ठीक है। तो रडार ऑब्जेक्ट है या नहीं ये बताता है या नहीं।
ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक रडार नहीं बता सकता इतने दूर से, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देखो मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये बात आप बता सकते हो बादल है या नहीं है। ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ये भी बता सकते हो एनिमल्स कितने दूर पे है, कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स कैसे बताओगे भाई? नार्कोटिक्स तो क्या होता है, मोस्टली पाउडर है या कोई लिक्विड है ना। तो यहाँ पे पाउडर है या लिक्विड है यही बता सकते हो, लेकिन वो नार्कोटिक्स है या नहीं ये तुम नहीं बता सकते। अगर ऐसा होता तो क्या होता, रडार बता देता कि कौन सा आपका फेस वॉश है, ठीक है, और कौन सा ड्रग्स है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल अगर आप सोचोगे तो ये हट जाता था। इसका आंसर भी था 2 और 3, तो ओनली 2, ठीक है। आगे चलते 35। कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, रफेल, मिग और तेजस। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर 5th जनरेशन? देखो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट काफ़ी सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ के पास है विच आर वेरी डेवलप्ड इन वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, और ये कंट्रीज़ काफ़ी इजीली किसी और को देते भी नहीं है। इसमें यूएस है, ठीक है, यूएस के पास F-35 है, इसमें रशिया है, ठीक है, रशिया के पास F-57 है, इसमें आई थिंक चाइना भी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा, लेकिन चाइना है। इंडिया के पास अभी के पॉइंट के लिए कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है नहीं, और इस वजह से रफेल नहीं था, MiG-29 नहीं था, ये तो बहुत ही ओल्ड है, ये तो कटना ही था, तेजस भी नहीं था, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कैसे तैयार करें? ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वर्ल्ड में बहुत वॉर चल रहा है। आपको इंडिया के सारे वेपन सिस्टम को एक बार विकीपीडिया पे सर्च करो, ठीक है। देखो ब्रह्मोस क्या है, रफेल तेजस तो आ ही गए हैं, अग्नि 5 देख लो एक बार, ठीक है, ICBM क्या है, MIRV क्या है टेक्नोलॉजी मिसाइल्स की, ये सब करंट में है, ठीक है। इंडिया के पास अगर है या फिर इंडिया या DRDO इसमें कुछ टेस्टिंग कर रहा है तो ये सारा इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा भी नहीं देखना पड़ता। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग गए इंटरनेट में, हमने यहाँ पे सर्च मारा, क्या मारता हूँ मैं, ठीक है, तेजस, ठीक है, लेट अस सी तेजस। देखो ये देखो यहाँ पे तेजस में गया तो क्या आ रहा है, 4.5 जनरेशन बता रहे हैं भाई, 4.5 जनरेशन। इतना ही अगर सर्च मारोगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आएगा सिर्फ विकीपीडिया से, ठीक है। तो इसका आंसर था नन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड? ओके, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकते, यहाँ पे आप डी ही लिख के आएंगे, ठीक है। क्यों डी लिख के आएंगे? क्योंकि हाइड्रोजेल कहाँ पे यूज़ होता है या नहीं ये एग्ज़ाम के अंदर बैठ के आपको नहीं आ सकता, ठीक है। यू कैन नॉट इन तीनों में से कुछ एक हटा दूंगा ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो आप इसका 1 2 3 लिख के आते। अब यूपीएससी ने इसका आंसर जो दिया है वो ए दिया है, मतलब 1 ओनली, ठीक है। इनका मतलब इसमें नहीं यूज़ होता, ठीक है, इनका मतलब इसमें नहीं यूज़ होता, पर अब कोई नहीं बता सकता भाई किस में यूज़ होता, तो ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आंसर भी आपका अगर गलत हुआ लेकिन आपने टैक्ट यूज़ की है, कोई ट्रिक यूज़ की है, तो वो आपके लिए सही है, क्योंकि कोई भी ट्रिक क्या है 8 में से 10 में अगर आप यूनिफॉर्मली अप्लाई करोगे तो सही हो जाएगी, ठीक है। हर बार अगर ट्रिक बदलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसका आंसर ए दिया है, लेकिन मैं डी लिख के आई हूँ, सबने डी ही लिखा होगा। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? ठीक है भाई, फ्यूल सेल से क्या निकलता है? देखो ये आई थिंक एक PYQ था। फ्यूल सेल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बोल रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, ठीक है, क्या बनाते हैं, पानी, ठीक है। इतना सिंपल रिएक्शन है, इसका बाय प्रोडक्ट होता है पानी। आई थिंक ये 2014 या 2015 में सीधा एक इससे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधा PYQ। अगर आपने PYQ एनालिसिस किया है तो सीधा आप उसका आंसर लिखेंगे वाटर वेपर, ठीक है। दूसरा क्या है, अब यहीं पे आ ही गए, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो एनर्जी बाहर निकल रही है वही एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, इतना याद रखो, ठीक है। बाकी PYQ था, इसको मैं बहुत ईजी कैटेगरी में डालूंगा। 38 देखते, रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ओके, ठीक है, इरीगेटेड ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरीगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब देखो यहाँ पे अगर आपको आ भी नहीं रहा है, आंसर आपको नहीं पता, फिर भी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टोरेज, यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज। हाइड्रो पावर क्या है, एनर्जी है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के टर्म में सबसे ज़्यादा आसान था, सबसे पास था, वो था ये, ठीक है। यहाँ पे देखो इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड, क्यों भाई, ज़मीन पे है उसका क्यों नहीं?
लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, क्यों सिर्फ सीरियल ही क्यों है भाई, बाकी क्रॉप्स के लिए क्यों नहीं है, कैश क्रॉप्स के लिए क्यों नहीं होता ये। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो है ही नहीं, हम सबको पता है ही नहीं। तो यहाँ पे भी पंप स्टोरेज दिया है, यहाँ पे भी हाइड्रो पावर मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। ठीक है, इसका इस टाइप के क्वेश्चन का यही लॉजिक होता है। ठीक है, दूसरा मैंने ऊपर बोला कि हम अभी भी एनवायरनमेंट के ही सेक्शन में है, तो ये एग्रीकल्चर इसके बारे में आपको नहीं लिखना है भाई, ये दोनों आएंगे ही नहीं। यूपीएससी आईपीएस सेक्शन में दे रहा है, तो इसका आंसर ये होता है। अब यहाँ से मैंने वैसे पिछले क्वेश्चन में भी बोल चुका हूँ, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ कि जो एनर्जी सोर्सेस है ना, वो बहुत ही यूपीएससी को पसंद है। ठीक है, अगर कोई एनर्जी सोर्स जो है वो न्यूज़ में चल रहा है, कोई नया कुछ क्लीन एनर्जी वगैरह, तो यूपीएससी को पसंद है। अगर आपके करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ है तो आप अच्छे से करके जाइए, बहुत पॉसिबिलिटी है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ओके, ये अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है कंपेयर टू दिस। यहाँ पे हमको सीधा स्टोरेज हाइड्रो पावर दिया है, इसलिए हम यहाँ पे आए। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमको नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बस यहाँ ध्यान रखना है कि वी आर इन दी एनवायरनमेंट सेक्शन। हम कहाँ पे, एनवायरनमेंट सेक्शन। आगे क्या है, कोलैटरल, तो ये है इकोनॉमी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो हम एनवायरनमेंट में, लेकिन इट वाज अ टफ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता, इट वाज डिफिकल्ट। ठीक है, देखते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब इसका आप क्या आंसर लिखते, इट वाज टफ। ओके, 25% था। अब एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2023 का था, जिसमें उन्होंने ऑयस्टर के बारे में पूछा था। ठीक है, फिल्टर फीडर, क्या था, फिल्टर फीडर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, फिल्टरिंग, जिसमें पानी जो है या फिर वेस्ट वाटर है या सीवेज ट्रीटमेंट है, ठीक है, इस टाइप में यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है। ये इनका एक थीम है। थोड़ा अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो ये थीम आपको आएगा, सीवेज का ट्रीटमेंट कौन कर सकता है वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इतना ज़्यादा डिटेल में पीवाईक्यू एनालिसिस करते और एग्जाम में बहुत ज़्यादा शांत होते तो आप ये आंसर करके आ सकते थे। लेकिन अगेन ये बहुत टफ था, कोई नहीं वहाँ पे आपको ब्लेम करेगा कि आपने ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। इट वाज डिफिकल्ट। थोड़ा मेम्ब्रेन पे ध्यान देते, आपको ऑयस्टर का क्वेश्चन याद आता तो आप बोलते अरे ठीक है, कुछ तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, बिकॉज यूपीएससी ने ऐसे सवाल बहुत बार पूछे हैं। लेकिन अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो मैं इसको काफ़ी ईजी कैटेगरी में नहीं डाल सकता। लेकिन पीवाईक्यू अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी कुछ थीम्स है। ठीक है, इस टाइप के वीडियो से आपको वही समझता है। ठीक है, अगर अगले इसमें क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट में है क्या, साइंस टेक में है क्या, इकोनॉमी, हम किस सेक्शन में है, उससे हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब 40 देखते। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। ओके, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग, ठीक है, ये काफ़ी ईजी था यार। देखो, कोलैटरल में हम क्या है, कुछ चीज़ को गिरवी रखते हैं, उसको ही कोलैटरल बोलते हैं। तो बॉन्ड मार्केट में हम क्या ही गिरवी रखते हैं, सीधा बॉन्ड खरीद देते हैं। फॉरेक्स में भी क्या करते हैं, मेरी एक करेंसी देता हूँ, दूसरी करेंसी ले ला, तो ये भी नहीं था। स्टॉक मार्केट में भी क्या था यार, सीधा हम लोग क्या करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं। आप में से बहुत लोग करते हैं, आपको पता है। कोई भी गिरवी नहीं रख रहे हम, सिर्फ मनी मार्केट में ही हम लोग कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल से नीचे का होता है, ये थ्योरी है, आपको पता है। ठीक है, देखो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने। ठीक है, तो आपको बेसिक अच्छा करना है। 41 में जाते हैं। 41 में क्या है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल, द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज। देखो, एक तो सीधे ही मुझे पता है दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टर्म, चारों भी टर्म पढ़ लो, तो यही कुछ ऐसा है जो काफ़ी साइंटिफिक लग रहा है। ठीक है, इट्स अ डेफिनेशन, तो यही ठीक लग रहा है। दूसरा देखो, 1000 पीपल पर पीपल इन पॉपुलेशन ईयर। भाई ये 1000 मेल्स होंगे तो कैसे तुम फर्टिलिटी के बारे में बात करोगे। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल, ये भी नहीं हो सकता भाई। एक कपल को अगर 5 चिल्ड्रन हो गए तो हम क्या बोल देंगे, क्या TFR आप कंट्री का 5 हो गए, तो काफ़ी स्पेसिफिक हो गया ना। ये तो एवरेज नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, सीधा बोल रहा है टू अ कपल, तो ये भी नहीं लगता ठीक, ये भी नहीं लगता ठीक। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, भाई ऐसा थोड़ी होता है भाई। फर्टिलिटी ये तो क्या बोलेगा आपको कि अभी कितने लोग पॉपुलेशन नया ऐड हो रहे, वो ये बता रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा जो आंसर था यही था। वैसे काफ़ी ईजी है, इसमें ज़्यादा सोचने का भी बात नहीं है, सबको पता होता है। लेकिन अगर बेसिक लॉजिक यूज़ करोगे तो आपको यही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आप आ सकते हो सिर्फ लॉजिक यूज़ करके।
ठीक है। 42 देखते, कंसिडर द फॉलोइंग, इन इंडिया NBFCs कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ RBI, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो यहाँ पे सारे कैन दिए हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सबको राइट कर दो, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, अगर कैन दिया है तो सबको राइट कर दो। लेकिन ये जो ट्रिक है ये सिर्फ साइंस टेक में अब तक हुआ था, ठीक है, ये कभी इकोनॉमी इसमें नहीं होता। तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप सीधा कैन दिखा तो राइट कर दो। अगर आपको टेक्निकली पता है इसका आंसर तो आपको करना चाहिए। अब FII जो होते गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड कर सकते क्या नहीं, ये एक PYQ है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने पूछा है कि क्या डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स, क्या वो कर सकते हैं क्या। आई थिंक ये 2023 या ऐसे ही कहीं, तो बहुत रिसेंट का ही क्वेश्चन था, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन सही था, तो 3 ओनली हट गया। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये भी है भाई, कर सकते हैं, जो भी थोड़ा शेयर मार्केट देखता है उनको पता है। तो 3 भी सही था, तो क्या हो गया फिर 1 और 2 भी हट गया। अब आपको इन दोनों में से एक लिखना था, आप आ गए 50-50 पर फिर से। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मैंने गलत कर दिया था एग्जाम में, ठीक है। क्यों लिखा, मुझे लगा कि NBFCs बहुत ज़्यादा होती है, अगर RBI सबको बचाने के लिए लिक्विडिटी देने के लिए करेगा तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग करके मैंने आंसर लिखा था 2 और 3, ओके। लेकिन UPSC ने इसका आंसर जो है वो दिया है 1, 2, 3। मतलब अब यहाँ से आगे आपको फिर देखना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो सकता है। मैंने थोड़ा नेट पे सर्च करा तो मुझे दिखा कि LAF के बारे में PIB पे वगैरह बहुत सारे आर्टिकल है, उसमें NBFC मेंशन है, ठीक है। PIB का आर्टिकल जो 2019 का भी है, बहुत और 2-4 है, उसमें NBFC के बारे में RBI ने बोला है कि वो LAF यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से शायद ये सही दिया है। लेकिन एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में मैंने भी इसका आंसर ये लिखा था। देखिए, ये 2024 के पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि UPSC ने उसका आंसर अलग दिया है। लेकिन जैसा मैंने बोला, ठीक है, आपका नॉलेज आप यूज़ करो। अगर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आप ट्रिक लगा रहे हो, यूनिफॉर्मली ट्रिक लगाओ, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही आएंगे। हर बार अगर बदल दोगे तो फिर आपका सब गलत होगा, ठीक है। तो अब आपने अपने मन से वहाँ पे आपको क्या लगता है 50-50 आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं 43, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फिर से यार ये PYQ ही था। इंश्योरेंस कंपनी करती है यार, LIC तो कहाँ पे, सब जगह पे पैसे डाला है, पेंशन फंड करता है, रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, डायरेक्ट PYQ है, इसलिए आपको PYQ बहुत अच्छा करना है, ठीक है। तो इसका कुछ आंसर सोचने का भी नहीं था, इट वॉज 1, 2, 3 सब करते हैं, ठीक है। 44 देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग ETF मोटर व्हीकल करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल। ये भी इनका बहुत सालों से है, ठीक है। कुछ तो फिजिकल क्या है पूछ लेते हैं, कुछ तो फाइनेंशियल क्या है पूछ लेते हैं, ठीक है। पेपर करेंसी क्या होता है पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यार गाड़ी कैसे आएगी भाई, गाड़ी तो एक फिजिकल गुड है, तो ये तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता। 2 को हटा दो तुम, ये दोनों उड़ जाएंगे। अब 1 या 3 ही बचता है। यहाँ पे करेंसी के बारे में बोल रहे हैं, करेंसी फाइनेंशियली होता है भाई, तो इसका आंसर सीधा आपको लिखना था ये, ठीक है। ज़्यादा सोचने में भी नहीं था, ठीक है। तो इसका भी काफ़ी इजी आप लॉजिक से जा सकते थे। 45, विच रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी, डेयरी फार्म प्राइमरी। देखो ये तो सही है, ठीक है। रॉ मटेरियल, जिस इंडस्ट्री सीधा रॉ मटेरियल को यूज़ करती है वो प्राइमरी होती है। जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है, ठीक है, इसको प्रोसेस करती है, वो सेकेंडरी होती है। जो ये सब करने के लिए सर्विस देती है, ठीक है, सर्विस देती है, वो टर्शरी होती है। ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चर होता है। जितना ज़्यादा आपका इकोनॉमी अच्छा होगा, जितना ज़्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, आपका क्या होगा, इस सेक्टर में ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा होता है इकोनॉमी का। ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है, आपने सबने NCERT में पढ़ा है। तो डेयरी फार्म तो प्राइमरी है, ओके। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी बिल्कुल नहीं है। मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या है, प्राइमरी, सीधा रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अब ऑल 4 तो नहीं आ सकता, ठीक है। वीविंग क्लोथ सेकेंडरी बिल्कुल भाई। रॉ मटेरियल कॉटन का एग्रीकल्चर करना, ये क्या था, प्राइमरी था। क्लोथ को व्यू करना, ये था क्या, सेकेंडरी था, ठीक है। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कपड़े बना रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो ओनली 1 भी नहीं आता। अब दूसरा, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज बोल रहे यार, ये तो सीधा सर्विस ही है। यू आर अलाउइंग देम टू स्टोर। ये कोल्ड चेन होता है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम्स है जिसमें दे आर अलाउइंग यू टू क्रिएट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी गलत था, ठीक है। तो इसमें से 4 में से क्या आएगा, ओनली 2। वैसे काफ़ी कंटेंट से भी निकलता है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बहुत बार क्या होता है, ये लोग इसको स्वैप कर देते हैं, ठीक है।
दे ट्राई टू स्वैप दिस थिंग्स, मतलब इसका इसको लगा दो, इसका इसको लगा दो, ऐसा करके 2-4 में से बहुत बार जो है 2 ही आ जाता है, ठीक है। 46, लेकिन आपको ब्लाइंडली इस पे नहीं जाना है, आपको अगर आपका नॉलेज आपको बता रहा है आंसर तो उस पे जाओ पहले। 46, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न के ग्रेन्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देखो फिर से बहुत बार इस पे फोकस उनका है, वुड मिल वेस्ट, ओके। विच वन ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन, देखो क्यों नहीं करेंगे भाई, चारों करेंगे। मैंने क्या बोला, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीधा लिख सकते हो, ज़्यादा सोचने का नहीं। अगर बहुत सारे स्टेटमेंट आपने दे दिए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा ऑल 4 को आंसर राइट कर दो, ठीक है। 10 में से 8 टाइम्स ये सही आएगा, ठीक है। सब में बायो ही है या बायो प्रोडक्ट ही है तो क्यों नहीं फ्यूल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। पर अब आपको PYQ एनालिसिस के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है भाई। अभी इंडिगो का बहुत बड़ा इशू हो गया इंडिया में, ठीक है। अब हमारा जो एयरवेज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, अभी क्राइसिस में चल रहा है। इस वजह से आप देख लो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है, इनके लिए कोई टर्मिनोलॉजी होगी वो देख लो, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब 47, विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल, ओके। सीधा देखो, पहले वहाँ पे फाइनेंशियल बोला, यहाँ पे फिजिकल पूछ रहे। कंसिडर फॉलोइंग, फार्मर्स प्लो वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, यार्न यूज्ड फिक्स्ड कैपिटल, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल। देखो जो चीज़ें बिजनेस में डेली यूज़ में बार बार खर्च होती है, डेली यूज़ में बार बार जो खर्च होती है वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। जो चीज़ें एक बार खरीद लेने के बाद हमेशा के लिए रहती है, जो कांस्टेंट है, वो आपका क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल होता है, ठीक है। तो देखो फार्मर्स प्लो क्या है, वर्किंग कैपिटल बिल्कुल नहीं है। हर बार थोड़ी हम खेती कर रहे हैं और हर बार थोड़ी नया खरीद रहे हैं, तो ये नहीं है। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल है भाई, एक बार ले लिया तो ले लिया। यार्न यूज्ड बाय द वेवर, ये फिक्स्ड कैपिटल कैसे हो सकता है भाई, ये भी गलत है। हाँ, ये भी क्या है, वर्किंग कैपिटल। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 2। अगर आप सिर्फ वर्किंग और फिक्स्ड इन दोनों पे ध्यान देते तो बिल्कुल लॉजिकली ये क्वेश्चन आता। और भी मैंने क्या बोला कि ये बहुत बार ऐसा स्वैप कर देते हैं, वैसा इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है, ओनली 2। 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इन मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू डिनोट एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क 3D वर्चुअल वर्ल्ड, देखो इसका आंसर था मेटावर्स, ओके। ये काफ़ी इजी था, जो भी लोग फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं उनको पता है कि इसका आंसर सीधा मेटावर्स ही आपको लिखना था। ये न्यूज़ में भी था, करंट में भी था। इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अभी चल रहे हैं, तो आप करंट का ध्यान से कर लो, ठीक है। लेकिन अब आपको PYQ एनालिसिस के लिए और क्या करना है, देखो बिग डाटा एनालिटिक्स क्या है ये एक बार देख लो, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्या है एक बार देख लो। 2016 में UPSC ने क्रिप्टो पे क्वेश्चन पूछा था, जब इंडिया में किसी को भी क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उस टाइम पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए, तो ये सर्च करो। वर्चुअल मैट्रिक्स देखो क्या है, ये सब देख लो, ठीक है। PYQ एनालिसिस इसको ही बोलते हैं। 49, with reference to rules imposed by RBI while treating foreign banks, consider the following statement. There is no minimum capital requirement. देखो ये कितना ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया भाई। ऐसा हो सकता है क्या कोई बैंक बन रहा है इंडिया में और हम बोल रहे हैं कि भाई कैपिटल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 1 हट गया तो 1 हट गया, बोथ 1 and 2। फिर से हम लोग देखो 50-50 आ गया आराम से। फॉर wholly owned banking subsidiaries in एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम में मैंने इसको कर लिया था करेक्ट, क्योंकि मुझे लगा अगर ये लोग बाहर से आ रहे हैं इंडिया में तो फिर क्या होगा भाई, मोस्टली ये सही होगा। हाँ, तो मैंने इसको सही करके ओनली 2 कर दिया। क्यों, बहुत बार क्या होता है नेदर 2 आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है भाई। ऐसे 2 या 3 ही क्वेश्चन होते हैं जिसका ये आंसर होता है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो इसका ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था। मुझे भी लगा ऐसा होता होगा, इंडिया में आ रहे तो कर लो, लेकिन ये आंसर जो है ना, इसका आंसर D है, ठीक है। UPSC ने इस क्वेश्चन का आंसर D दिया है। क्यों ऐसा किया है उन्होंने, यहाँ पे सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही नहीं होते। रूल कहता है कि इट कैन ऑल्सो बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जो PIO कार्ड होल्डर है ना, ये भी रह सकते हैं, ठीक है। NRI भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकलिटी था, ये मुझे नहीं पता था, बहुत लोगों को नहीं पता था, तो बहुत लोगों ने 2 ही लिखा होगा, लेकिन इसका आंसर आता है 2 and 3, ओके। 50-50 पे जाओ, फिर अपना डिसाइड करो, ओके। अब क्वेश्चन 50 लास्ट इस वीडियो के लिए। With reference to CSR, consider the following statement. CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR. भाई ये तो सही है। अगर ऐसा करने लगेंगे ये लोग तो ये लोग अपने ऊपर ही ये सब कर देंगे, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन।
बिल्कुल ये गलत ही हो गया, मतलब स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन, ये भी बिल्कुल गलत है भाई, सीधा बोला है 2% करना है। जो कंपनी जो है वो पिछले साल में थोड़ा भी उसका प्रॉफिट हुआ है, उसको अपने 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का इतना करना पड़ता है 2%। तो ये जो है सीधा ये गलत हो गया, और ये जो है ये सीधा सही हो गया। ऐसा करके इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। ठीक है, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ बेसिक नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ मैं, और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को कॉमन सेंस से मैं कितने क्वेश्चंस को हटा सकता हूँ। और अगर आपने दोनों वीडियो से ठीक में अगर गिना होगा तो आपको पता चलेगा कि शायद 8 या 10 ही क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। इन 8 या 10 क्वेश्चन को हटा दे अबर आप, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम 50-50 में गए हैं, तो ऐसा भी नहीं कि सारे ही गलत होंगे। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आर इजी क्वेश्चंस, इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में से आप आराम से 35-36 करेक्ट ला सकते थे इन 40 में से, और इनमें से भी 2-3। ठीक है, ओके, अब पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए।